स्वागत आप सभी का के न्यूज पर। हमारी इस खास चर्चा में आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। कोविड की इस जंग में हम कहां हैं, यही हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा। जहां एक तरफ टीकाकरण को बड़े पैमाने पर चलाने की बात अब कही जा रही है, 21 जून से जिसका ट्रायल होगा, और 1 जुलाई से कहा जा रहा है कि करीब 10 लाख डोज प्रतिदिन लगाए जाने की बात बोली जा रही है। ऐसे में दूसरी तरफ जब सीरो सर्वे होता है और उसके नतीजे सामने आते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार शहरी और ग्रामीण जनसंख्या में हार्ड इम्यूनिटी बढ़ी है, उसके जो डेटा है वो कहीं ना कहीं मैच नहीं करते हैं उस डेटा से जिसके लिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने लोग कोविड के साथ संक्रमित हुए। तो इन्हीं सब पे आज हम चर्चा करेंगे। कोरोना से जंग में हम कहां। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सीधे आपको राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं, जहां जितेंद्र प्रसाद मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके जितेंद्र प्रसाद। पहला उनका उत्तर प्रदेश का ये दौरा है और राजधानी लखनऊ को पहुंचे हैं आज, और सीधी मुलाकात उनकी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हो रही है। उस मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए जितेंद्र प्रसाद ब्राह्मण वर्ग का एक बड़ा चेहरा, जिन्हें आगामी चुनाव को देखते हुए भी पार्टी लेकर के आई है और जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। ऐसे में ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जितेंद्र प्रसाद के साथ मुलाकात कर रहे हैं। आज जितेंद्र प्रसाद राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं। पहली बार ये उनका लखनऊ का दौरा है बीजेपी में आने के बाद। आइए अपनी चर्चा पर लौटते हैं। चर्चा कर रहे थे कि कोविड की इस जंग में हम कहां खड़े हैं। कभी बहुत अच्छे नतीजे सामने आते हैं, बहुत अच्छी जो बातें होती हैं वो सामने आती हैं कि किस तरह उत्तर प्रदेश वासियों में हार्ड इम्यूनिटी काफ़ी हद तक बन गई है, जो बहुत हद तक हमें मदद करेगी अब कोविड से आगे निपटने में। तो दूसरी तरफ वो भयावह आंकड़े भी सामने आते हैं कि हमारी आखिर कितने प्रतिशत आबादी कोविड के साथ संक्रमित हुई थी। सीरो सर्वे के जरिए ये बात भी सामने आई है। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए हमारी विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण में लगातार गिरावट हो रही है। राजधानी लखनऊ छोड़ अन्य जिलों में एक्टिव केस 200 से कम हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ टीकाकरण अभियान भी तेजी के साथ आगे चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 2.34 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। मिशन जून की घोषणा करने के बाद से अब तक यूपी में दैनिक औसत पर कम से कम 3.92 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड के असर को जानने के लिए देश भर के अलग अलग राज्यों में सीरो सर्वे भी कराया गया है। इस सर्वे को 5 चुनिंदा राज्यों में 10,000 लोगों पर किया गया है। सर्वे में सामने आया है कि वयस्कों के मुकाबले बच्चों में SARS-CoV-2 सीरो पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है। वहीं ये भी पाया गया है कि ग्रामीण इलाकों में करीब 98.80% और शहरी इलाकों में 74.4% लोगों में हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आइए अपनी चर्चा की ओर बढ़ते हैं कि किस तरह सीरो सर्वे उसे लेकर के जो तमाम आंकड़े सामने आए हैं और जिस तरह से कोविड को लेकर के टीकाकरण अभियान किया जा रहा है वो किस रफ्तार से चल रहा है, और साथ ही साथ इससे पहले जो आंकड़े हम सब ने देखे थे वो आंकड़े कितने थे।
तो अपनी चर्चा की शुरुआत में बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिलहाल जो डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। डॉक्टर ए.के. गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं बलरामपुर अस्पताल से। डॉक्टर ए.के. गुप्ता सर, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। सर, सीरो सर्वे के जो नतीजे हैं जो कि ग्रामीण और शहरी में अलग अलग किए गए हैं, वो नतीजे कुछ इस प्रकार हैं कि ग्रामीणों में 58% के आसपास जो जनता है उसमें हार्ड इम्यूनिटी पैदा हो गई है, हार्ड इम्यूनिटी पाई गई है, और शहरों में जो डेटा है वो करीब 74% के आसपास आया है। अच्छा डेटा है क्योंकि शुरुआत से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि 1/3 टोटल पॉपुलेशन में अगर हार्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाए तो ये बहुत अच्छा होगा, ये कोविड से आगे लड़ने में, कम्युनिटी स्प्रेड में रोकने में बहुत हद तक कारगर होगी। लेकिन सर, ये नतीजे जब हम मैच करते हैं उस कुल आबादी या उस कुल संख्या के साथ जो बताई जाती है कि यूपी में इतने लोग, जिनके आंकड़े लगभग 3 करोड़ के आसपास हैं, वो कोविड संक्रमित हुए, तो वो आंकड़े इस सीरो सर्वे के एंटीबॉडीज के आंकड़े से मैच नहीं करते। क्या हमारा जो डेटा है वो कहीं सही नहीं निकल रहा है, या कुछ लोग ऐसे भी संक्रमित हुए जो डॉक्टर के पास नहीं गए, जिनमें एंटीबॉडी अपने आप बन गई? क्या ये जो डेटा जो मैच नहीं हो रहा है उसके पीछे का रीजन क्या होगा? है कि एक जिसके बारे में हमको संक्रमण पता होता है उसके परिप्रेक्ष्य में 5 से 10 एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि कहा जाता है कि अगर मेरे पास 1 करोड़ लोग हमको जानते हैं कि संक्रमित है, तो आप 5 करोड़ से 10 करोड़ आप मान लीजिए कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर लोग हैं। 60% आबादी के लगभग लोग एसिम्प्टोमेटिक कैरियर में बने रहते हैं, जिनका तो होम आइसोलेशन या कहीं भी पता नहीं लगता। तो इसलिए जो है आपको सीरो सर्विलेंस अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इतने लोग इन्फेक्टेड हुए, उनको पता भी नहीं लगा, और पॉजिटिविटी रेट हमारी आ रही है, और 70% आबादी इन्फेक्टेड हो रही है। इसी की प्रिजम्पशन पर कहते हैं कि ये कहा जा रहा था, और जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के पास अभी एक्सपर्ट कमेटी 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट लेके गई थी, कि जब तक हमारे को सीरोलॉजिकल सर्वे से वो एरिया ढूंढने हैं जहां पर 70% या 70% के आसपास हमने कवर कर लिया है इन्फेक्शन ने, तो एंटीबॉडी से, तो उस जगह पे टीकाकरण को देख करके वहां पे करें जहां पे 20% और 5% और 20%। तो इससे क्या होगा कि हम उस टारगेट पॉपुलेशन को जो इन्फेक्टेड भी नहीं हुई और वैक्सीन पे नहीं पहुंची, उसको हम प्रायोरिटी पे ले सकते हैं और वहां की सारी पॉपुलेशन को लगा सकते हैं। और जो इन्फेक्टेड हो गई, 70% जो प्रोटेक्शन है पॉपुलेशन का, वो हर्ड इम्यूनिटी के इक्विवेलेंट है, इसलिए वहां पर एक बार अवॉइड किया सकता है। देखिए सरकारें क्या निर्णय लेती हैं। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर दीप्तांशु भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीप्तांशु, बहुत स्वागत आपका। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन है वो ही सबसे जरूरी प्रक्रिया है, इसीलिए वैक्सीनेशन तेज रफ्तार पे भी चलाने की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जून के महीने में जो 1 करोड़ का लक्ष्य था वो हम जब प्राप्त कर लेंगे तो जुलाई से प्रतिदिन 10 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। टीकाकरण इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या जो टीकाकरण है उसके बाद भी सावधानियां रखनी जरूरी है? अगर हम इतनी बड़ी आबादी को टीकाकरण कर देंगे तो क्या उसके बाद थोड़ा रिलैक्सेशन होगा कि अब छूट मिल सकती है, या इतनी बड़ी पॉपुलेशन के वैक्सीनेट होने के बाद भी सावधानियां रखना जरूरी होगा? को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग समय समय पे इस तरह का मेडिकल बुलेटिन टाइप का चलाते हैं, ये बहुत अच्छा है जागरूकता के लिए। दूसरी बात यह है कि मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि यस, जो इस समय वैक्सीनेशन ड्राइव हमारी सरकार चला रही है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। इस समय जैसे हम लोग डॉक्टर्स मरीज देखते हैं, हम लोग शुरुआत में जहाँ पे हर रोज 2-4 लोग पॉजिटिव रैपिड टेस्ट में भी आ रहे थे, अब पिछले 2-3 हफ्ते से कोई भी पॉजिटिव नहीं आ रहा है। कल एक पॉजिटिव हमें मिला था बस। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए जो चल रही है उससे काफी ज्यादा एक जो हम कह रहे थे कि चेन ब्रेक होगी, चेन ब्रेक हुई है कोविड की। और अगर हम इसी तरह सावधानियों के साथ चलते रहे आगे कि हम जैसे वैक्सीन लगवा लें, सभी लोग वैक्सीन लगवा लें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ठीक है, साथ में मास्क जरूर पहने, जरूरत हो तभी बाहर जाएं, तो उससे हम थर्ड वेव को रोक सकते हैं, या थर्ड वेव आएगी ही नहीं।
तो इससे बहुत फायदा होगा। और जहां तक मैं आईएमए के ग्रुप में भी हूँ, तो हम लोग डॉक्टर्स आपस में बात करते हैं। हॉस्पिटल में भी इस समय एडमिशन रेट कम है, हाँ थोड़ा गांव की तरफ ज्यादा है, बट यस जी कंपैरेटिवली जो एक महीने पहले सिचुएशन थी उससे काफी हम बेहतर हैं इस समय। बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पर ए के गुप्ता सर भी जुड़े हुए हैं। ए के गुप्ता जी, एक बड़ा सवाल ये भी बन रहा है, जिस तरह सीरो सर्वे और जो टोटल पॉपुलेशन जो संक्रमित हुई है यूपी में, उन दोनों के बीच की जो आंकड़े की बात करें हम, अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं जो कि कोविड-19 ORG है, वो हमें दिखाती है कि करीब करीब 3 करोड़ लोग के आसपास उत्तर प्रदेश में संक्रमित हुए हैं। तो 24 करोड़ में 3 करोड़ की आबादी का प्रतिशत कितना होगा? और सीरो सर्वे ये दिखाता है कि 58% ग्रामीण और 74% शहरी, ऑन एन एवरेज भी निकाला जाए तो 60%, यानी कि 60% लोग हमारे उत्तर प्रदेश में संक्रमित हुए, कहीं ना कहीं पॉजिटिव हुए। ये आंकड़े भयावह भी हैं क्योंकि मैच नहीं हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये आंकड़े तसल्ली देने वाले भी हैं कि अगर इतने प्रतिशत हमारी जनसंख्या कोविड से संक्रमित हो चुकी है तो हम में हार्ड इम्यूनिटी बन चुकी है, तो शायद हम आगे अगर ये संक्रमण और बड़े स्तर पे आया और बड़े लेवल पे आया तो शायद हम इससे जीत पाए। तो क्या ज्यादा जरूरत है, हम इन आंकड़ों की जो भयावहता है उसको देखें या फिर जो इसका पॉजिटिव पॉइंट निकल रहा है उसे और देखें? कहीं से भयावह नहीं, ये तो अच्छी बात है कि 3 करोड़ संक्रमित के अगेंस्ट हमारा सीरोलॉजिकल सर्वे 60% एवरेज दे रहा है। तो ये तो मैंने भी कहा, कहते एक पॉजिटिव नोन की अगेंस्ट 5 से 10% जो है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होते हैं। तो इसीलिए सीरोलॉजिकल सर्वे हमारे फेवर में बोल रहा है कि इतनी पॉपुलेशन आपकी संक्रमित हो गई और बिना किसी बीमार पड़े, तो ये तो पॉजिटिव बात है। हम लोग लगभग हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। समस्या केवल ये आएगी अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाते हैं कि जो म्यूटेशंस हो रहे हैं हमारे वायरसेस में, जैसे डेल्टा आया फिर डेल्टा प्लस आ गया, तो उस वो आएगा, वो हमारी वैक्सीन पे उतनी इफिकेसी होगा कि नहीं होगा। हो सकता है जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया है वो हो सकता है कि वेरिएंट से लड़ ले जाए, लेकिन वैक्सीन की जो प्रोटेक्शन पाए वो ना लड़ पाए। तो जब तक हमारी सरकारें हमको ये नहीं एश्योर करती कि हमारा देश अच्छे तरह से वैक्सीनेट हो गया, अब हमारे पास म्यूटेशंस नहीं हो रहे हैं, हमको अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में कहीं ढीला ढाली नहीं करनी है। वैक्सीनेट हो जाए, इन्फेक्ट हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं छोड़ना है, जब तक हमारे पास देश और संसार विश्व स्तर पर ये नहीं हो जाता कि म्यूटेशंस होना वायरस में अब कम हो गया, नहीं हो रहा है, तब तक हम सुरक्षित मन माने। और ये साल 2 साल भी चल सकता है। बिल्कुल, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस चीज़ को भी समझने की कि कोविड को लेकर के और तमाम क्या भ्रांतियां हैं, कितनी अवेयरनेस की ज़रूरत है। ये चीज़ मैं डॉक्टर दीप्तांशु आपसे पूछूंगी। इस वक्त जो करीब करीब 4 लाख वैक्सीनेशन रोज करने का लक्ष्य रखा जा रहा है, हमारी पूरी पब्लिक, पूरी आबादी के हिसाब से देखें तो 4 लाख की जनसंख्या का टारगेट अभी हम छू रहे हैं, लेकिन जुलाई में जब हम 10 लाख का टारगेट रखेंगे तो क्या ये भी जरूरी होगा कि अब जनता के बीच अवेयरनेस भी इस बात को लेकर के फैलाई जाए। जनता कहीं ना कहीं 2 भागों में बट जाती है, एक वो जिनमें कोविड इस वैक्सीन को लेकर के कुछ भ्रांतियां भी हैं कि शायद वो नहीं लगवाना चाह रहे हैं या डर रहे हैं, और दूसरे वो लोग भी जो ये समझते हैं हमारे आसपास वाले वैक्सीनेट हो गए तो हम अपने आप सुरक्षित हो गए। तो जनता के बीच इस वक्त अवेयरनेस फैलाना भी कितना जरूरी है? अवेयरनेस के लिए ये बुलेटिन चला रहा है, वैसे ही और भी चैनल्स को ये सारी चीजें बतानी चाहिए। एक छोटी मूवी क्लिप बनानी चाहिए या एक एनिमेटेड क्लिप बनानी चाहिए जिसमें उन्हें दिखाना चाहिए कि कैसे वैक्सीन लगती है, वो कितनी इफेक्टिव है, और जैसे जो आंकड़े वेबसाइट्स वगैरह पे हैं, अगर हम उन्हें आसान भाषा में इस क्लिप के थ्रू दिखाएं लोगों को, तो लोगों को समझ में आएगा और लोग लगवाएंगे। हमारी जो देश की जनता है वो जनरली टीवी पे जाती है, जो मीडिया समझा देती है या कोई नेता आके समझा देता है वही वो करते हैं, है ना। तो वो उसको अगर हम ये समझाएंगे कि भाई ये वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है तो वो लगवाएगा जाके। अब जैसे कई देशों की सरकारों ने ये फैसला किया है, ये ऐसा नहीं है कि हमारे ही देश में, हर देश में ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव बोलते हैं। तो उन देशों की सरकारों ने कहा है कि किसी देश की सरकार ने कहा है कि हम आपको घर देंगे, किसी ने कहा है गाड़ी देंगे, किसी ने लकी ड्रॉ का कूपन निकाल दिया है।
अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हमारे को जो एक कार्ड मिला था वैक्सीन लगवाने के बाद, उसमें भी लकी ड्रॉ का कूपन नीचे चिपका हुआ था, जो हमने नहीं डाला, है ना। अगर हम उसको डाल देते या हमारा नंबर वहां पे सेव है, तो इस तरह के कुछ कूपन सरकार दे दे या कोई इनाम रख दे कि कुछ 2-4 हजार लोगों के इनाम निकाल भी दे। 3 लोगों को इनाम मिला लकी ड्रॉ में, है ना, इतने 1000 रुपए का, तो सब लाइन लग जाएगी लोगों को लगवाने की। थोड़ा सा देना पड़ेगा जनता को, तब लगवाएगी जनता। यानी कि ये बात यानी कि ये बात सही है कि जो अवेयरनेस ड्राइव होती है, उस ड्राइव को लेकर के भी अब बहुत सचेत होने की, उस ड्राइव पर भी काम करने की जरूरत है, ताकि जनता के बीच अवेयरनेस भी बड़े पैमाने पर फैले और वो खुद से वैक्सीन लगवाने के लिए आए। डॉक्टर गुप्ता, यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न ये भी है, अगर हम रोज 10 लाख की आबादी को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, जैसा कि 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, क्या उस लक्ष्य को हम पूरा कर पाएंगे? क्योंकि जो फर्स्ट वेव के बाद जिस तरह से तमाम वैक्सीनेशन के ट्रायल स्टेज किए गए, उसके बाद जो लक्ष्य लिया गया वो उतना पूरा नहीं हो पाया था। इस वक्त सेकेंड वेव के बाद एक आप कहेंगे कोविड संक्रमण जिस तरह से कम हुआ है, तो लोगों के बीच थोड़ी तसल्ली है। तो ये 10 लाख का टारगेट पूरा करने के लिए क्या कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, या अब आपको उम्मीद है कि ये 10 लाख का टारगेट शायद पूरा हो जाए? ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट वेव के बाद तो जरूर रिलैक्सेशन रहा जनता के स्तर पे भी, सरकार के स्तर पे भी, क्योंकि शायद लगा था कहते हैं कि हम लोग कोरोना से बाहर आ गए, लेकिन म्यूटेशंस ने और सबने हमारी स्थिति बड़ी दुर्भाग्यशाली बना दी थी सेकंड वेव के दौरान। और सबने देखा है कि ऑक्सीजन और सबकी कमी से हम लोग कितना बुरी तरह प्रभावित हुए। इसलिए हमको लगता है कि जनता भी पहले से बेहतर तैयार होगी मानसिक रूप से, सरकारें भी उसी हिसाब से मोशन में काम कर रही हैं, और इसीलिए बड़े बड़े लक्ष्य रखे जा रहे हैं। और जब आप बड़े लक्ष्य रखते हैं तो आप अप टू मार्क पहुंचने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको उस पर चिंता होती है कि हमको ये नहीं पहुंचे तो हमसे लोग प्रश्न करेंगे। पहला बात तो ये है कि जो स्वैच्छिक टीकाकरण है, क्या हम इसको आवश्यक वो कर सकते हैं, परमानेंट कर, मतलब कह सकते हैं कि इसको जरूर लगवाना है, नहीं तो आपको ये सरकारी सुविधा हट जाएगी, नंबर 1। दूसरा, बुलावा टोली बना सकते हैं। अगर बुलावा टोली में वहीं के स्कूल के बच्चे होंगे, वहाँ के टीचर होंगे, वहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे, तो भैया कल टीकाकरण लगने वाला है, सबको आना है। दूसरा कि अगर जनप्रतिनिधि कहेंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि नेताओं का कहना वो ज्यादा मानती है, जो लोकल लीडर्स उनका ज्यादा मानती है, वो टीवी और बड़े बड़े लीडर्स कहना नहीं मानती, वो जानती कि इनसे काम करने, अगर ये खुश रहेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहली जिम्मेदारी अवश्यमेव करके सरकार को जनप्रतिनिधि करनी चाहिए कि आपके इलाके में अगर इतना % टीकाकरण नहीं हुआ तो जिम्मेदारी आपकी तय होगी, आपकी जनप्रतिनिधि कानून की तरह आपकी जो है जो भी पनिशमेंट तय कर सकती है वो कर सकती है। जब तक आप इतना नहीं करेंगे, जनप्रतिनिधि को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, आप चीजें वो नहीं पा सकते जो जनप्रतिनिधि के रूप में उनसे कार्य, क्योंकि जनप्रतिनिधि केवल बनने के लिए बन जाते हैं, वो जनता को वो देने के लिए नहीं करते सेवा भाव से जो करना चाहिए। अगर हर जनप्रतिनिधि को जो नए अगर प्रधान बने हैं, सबको शपथ दिला दी गई, अगर वो जुट जाए कि हमारे हर गांव में टीकाकरण होगा, तो होगा ही होगा, इसमें कोई अपरिहार्य स्थिति है ही नहीं। बस आपको टारगेट देना पड़ेगा, टारगेट दे दीजिए, न अचीव हो जाए जो करिए। शायद सरकार ने ऐसा कुछ सोचा होगा, मुझे मालूम नहीं है, तो तभी उसने लक्ष्य रखे हैं। ऐसा किया, बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा किया भी जा रहा है कि गांव-गांव में क्लस्टर बना के इस वक्त अवेयरनेस फैलाने या वहां पे टीकाकरण का लक्ष्य लेकर के चला जा रहा है कि जो 10 लाख का लक्ष्य है इसे हम ऐसे ही पूरा कर पाएंगे, क्योंकि जो बड़ी एक आबादी हमारी है वो ग्रामीण एरिया में निवास भी करती है उत्तर प्रदेश में। दर्शकों, अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी कोविड को लेकर के और सीरो सर्वे के लेकर के बहुत से सारे प्रश्न हैं जो कि हमारे साथ जो डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं उनसे पूछेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब मैं कोविड मंत्री बना था 1 अप्रैल को, तो हमारे यहाँ 603 ऑक्सीजन बेड थे, उनको बढ़ाकर आज हमने
3200 कर दिया है। तो सरकार पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार है। मैं निश्चित रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। उन्होंने 50,000 ऐसे कर्मी जो होटल और रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए 2,500 लगा करके 5,000 रुपए प्रति कर्मी को एक मुश्त सहायता पर्यटन विभाग से जो है दी जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। चर्चा कर रहे हैं कि कोविड की इस जंग में हम कहां पर हैं। इस तरह की खबरें जो ये कहती हैं कि टीकाकरण अभियान में तेजी आई है, लोगों के बीच उत्साह पैदा करती है। इस तरह की खबरें जो ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में अब रिकवरी रेट 98% हो चुका है और नए कोविड संक्रमित का केस सिमट करके 1% के आसपास रह गया है। ये खबरें भी लोगों के बीच एक नई उमंग पैदा कर देती हैं। लेकिन इस बीच तीसरी लहर को लेकर के खतरा, इस बीच टीकाकरण अभियान किस तरह चले, इस बीच की हमको और आपको क्या सावधानियां रखनी है, इन सब पे चर्चा करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हमारे साथ इस चर्चा में डॉक्टर दीप्तांशु जुड़े हुए हैं, डॉक्टर ए के गुप्ता जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीप्तांशु, एक बार फिर आपके पास में आऊंगी। हार्ड इम्यूनिटी को लेकर के हमने बात की, सीरो सर्वे को लेकर के बात की। सीरो सर्वे ये कहता है कि लगभग शहरी और ग्रामीण मिला लिए जाएं तो 60% प्लस लोगों के अंदर हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। 1/3 जनसंख्या की बात की जा रही थी, यहां करीब 60% लोगों में हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। तो क्या इस हार्ड इम्यूनिटी के बाद भी अब वैक्सीनेशन जरूरी है? रिसर्चेस चल रही है, यस, हम लोग हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, बट कोविड की इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज हैं वो कितने दिन तक शरीर में रहते हैं उसको लेके कई थ्योरीज है अभी। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि 90 दिन से लेकर 100 दिन तक ही रहते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। और वैक्सीन का भी अभी कई फेजेस में ट्रायल चल रहा है और कुछ वैक्सीन आ गई हैं ट्रायल के बाद भी, लेकिन वो भी अंडर रिसर्च ही चल रही है। उनका भी कितनी एफिकेसी आगे आएगी ये पता नहीं है, बट यस, वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ समय तक तो ये डेफिनेटली इम्यूनिटी आपकी बढ़ी रहेगी। 2 वैक्सीन लगवानी है आपको, पहले ही डोज लगेगी, उसके बाद 2 महीने बाद दूसरी डोज लगेगी। ठीक है, पहले 1 महीने बाद लग रही थी, लेकिन अब 2 महीने से 3 महीने कुछ सरकारों ने कर दिया है कि 3 महीने बाद लगेगी। तो इसलिए ये इसलिए है ताकि एक टाइम गैप आपको मिल जाए कि इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज हैं वो शरीर में बनी रहे काफी लंबे समय तक और कोविड की चेन ब्रेक हो जाए और जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बहुत कम हो जाए। तो मुझे जहां तक लगता है कि सरकार का यही मानना है या हमारे जितने भी वैज्ञानिक लोगों का यही मानना है कि एक शरीर में थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज अगर बनी रहेंगी तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर। ठीक है, वो चाहे आपको कोविड हुआ हो तब बन जाए या आपने वैक्सीन लगवाई हो तब बन जाए। वैक्सीन सभी को लगवानी है और वो आपके ही फायदे के लिए है और इसमें किसी का कोई भी और दूसरा प्रॉफिट नहीं है। अगर आप लगवाएंगे वैक्सीन तो डेफिनेटली आप सुरक्षित रहेंगे। अब जैसे बिल्कुल हमारा सुरक्षा कवच इस वक्त शायद ये वैक्सीन भी है। डॉक्टर गुप्ता, आपके पास भी मैं आऊंगी। 2 प्रश्न आपसे। पहला यही कि जो मैंने डॉक्टर दीप्तांशु से पूछा था, 60% के बाद भी क्या वैक्सीनेशन की जरूरत, पहला। और दूसरा प्रश्न ये कि तमाम जो हम हर रोज अखबार में या खबरों में एक नए वेरिएंट की खबर पढ़ते हैं, कभी डेल्टा वेरिएंट, कभी वो जिसे आम आदमी समझ भी नहीं सकता, इतने साइंटिफिक और टेक्निकल टर्म्स हैं, कितना डरने की जरूरत है इन सब से? स्पष्ट किया था कि 60% हर्ड इम्यूनिटी है, उसके बाद टीकाकरण में मतलब ऐसी राय है कम्युनिटी मेडिसिन के टीचरों की और उनके डॉक्टरों की जो कम्युनिटी मेडिसिन को डील करते हैं कि जिस पॉपुलेशन में 60 से 70% पॉपुलेशन हो गई और चूंकि हमारे पास वैक्सीन की शॉर्टेज है और कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जहाँ पे 20, 30 और 15% की भी हर्ड इम्यूनिटी आई है, तो हम अपने संसाधनों को अभी रीलोकेट कर सकते हैं। होना तो सबका है। दूसरा, सरकार ने इसलिए नियम निकाला वैक्सीन की किल्लत और कहते हैं कि साइंस का बैलेंस रखते हुए, जैसे कोविशील्ड में निकला कहते हैं कि 1 महीने का गैप लगाते हैं तो हमारी 52-53% ही प्रोटेक्शन मिलता है और जैसे 12 हफ्ते का करते हैं
हम 70-80% तक पहुंच जाते हैं, इसलिए उसने जो है 12 हफ्ते का कर दिया। लेकिन अब उसके साथ कई थ्योरी आ जाती है कि अपूर्ण टीकाकरण कहलाता है। ऐसे ही टीका तो पहले कर दिया जाए, 8 हफ्ते कर दिया जाए। ऐसे ही एक थ्योरी आई कि जो टीकाकरण कहते हैं, सॉरी, जो इन्फेक्टेड थे उनकी एंटीबॉडीज कम से कम 3 महीने बनी रहती है। तो उनका अगर मान लीजिए पहले वैक्सीन लिया, उसके बाद संक्रमित हो गए या संक्रमित हो गए, तो 3 महीने बाद लगवाएं, पहली डोज या दूसरी डोज, जो भी नंबर आ रहा। तो इस तरह की आ रही है। जो ऐसा ऐसा गाइडलाइन आती रहेंगी, हम लोग को वेरिएट करना पड़ेगा। जब तक सरकार हमको वैक्सीन दे सकती है, हमको वैक्सीन लगवाना है और उन नियमों का ध्यान रखना है कि हमारी नेचुरल एंटीबॉडीज के रहते हम अनावश्यक जल्दी लगवा करके हम परेशान ना हो। अगर हमारी 3 महीने का गैप हम कर सकते हैं, हमको वेट करना चाहिए अपने सुरक्षा तंत्र को लगा कर, मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग। और जब 3 महीने पूरे हो जाएं संक्रमित के या पहली डोज के कोविशील्ड के, कोवैक्सीन में 28 दिन का है। दूसरा प्रश्न आपका था कि म्यूटेशन को लेकर के, डेल्टा और डेल्टा प्लस और सबको नाम लेकर के, नाम से डरना ही नहीं है, चाहे वेरिएशन हो, म्यूटेशंस होते या नहीं होते। जब तक कोरोना एक हमारी एकदम अंडर करंट नहीं हो जाता, जब तक हमारी साइंस और हमारे कहते हैं कि सरकारें नहीं कहती हमको मास प्रोटेक्शन करना है। पहली बात मैं फिर स्पष्ट कर दूं अपने दर्शकों को, कोई भी म्यूटेशन जब भी वायरस शरीर के बाहर होता है, वो नॉन लिविंग पार्टिकल होता है, कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही वो शरीर के अंदर जाता है, ह्यूमन सेल में प्रवेश करता है, उसके बाद ही वो डिवाइड करता है और डिवीजन के दौरान ही म्यूटेशन होता है। कब होगा, कैसे होगा, कोई नहीं जानता। तो अगर हम आने ही नहीं देंगे, अपने को संक्रमण से जितना बच सकते हैं बचाए रखेंगे, तो म्यूटेशन ही नहीं होगा। जितने भी म्यूटेशन हुए हैं सब उससे हैं। हम म्यूटेशन शब्दों से न डरें, हम म्यूटेशन केवल इसलिए नाम लेते हैं कि आप आने दोगे, आप परेशान होगे, आप ही के अंदर अगर म्यूटेट हुआ तो संसार में आपसे फैलेगा। तो अपना कंट्रीब्यूशन हटा दें कि हमने खुद इन्फेक्ट हुए, अपने परिवार को बचाएं, अपने समाज को बचाएं, अपने देश को बचाएं, संसार को बचाएं। म्यूटेशन आपके ही, मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स के किसी में होगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, चौकन्ना रहने की जरूरत है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सही कहा आप। सही कहा आपने, सावधानियां रखने की ज्यादा जरूरत है और समझने की भी बहुत जरूरत है। डॉक्टर दीप्तांशु, एक बार फिर आपके पास अपने आखिरी सवाल को लेकर के, यूपी में जिस तरह से कोविड पे बहुत जल्दी काबू पा लिया गया, और जो उत्तर प्रदेश वासी हैं इस चीज़ को लेकर तो ज़रूर कहेंगे कि जैसे साउथ के बहुत सारे प्रदेश हैं, बगल में उत्तराखंड है, उनमें अभी भी आंशिक कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन में ऐसी स्थिति है, जबकि उत्तर प्रदेश इससे मुक्त है। इस बात को लेकर के खुश भी होना चाहिए, लेकिन तीसरी लहर को लेकर के क्या थोड़ी भी मन में शंका या डर रहना चाहिए इंसान के, उसे लेकर के हमें सावधानी रखनी है? अभी में बहुत सावधान रह के ही चलना है, बहुत प्रिकॉशंस के साथ चलना है। हम लापरवाही के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकते। ये एक तरीके से बायो वॉर कह लीजिए या वायरस का अटैक कह लीजिए, ये कोरोना हमारे साथ रहेगा। अब कितने दिन रहेगा ये भी हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो हमें ये आदत डालनी पड़ेगी कि प्रिकॉशन के साथ रहना है। जैसे सब लोग कह रहे हैं कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, है ना। ये सारी चीजें अगर हम ठीक से रखेंगे तो डेफिनेटली हम थर्ड वेव को मात दे पाएंगे, या थर्ड वेव नहीं आएगी या डिले हो जाएगी। और इसके साथ ही हम अपने को सुरक्षित रख पाएंगे और अपने आसपास के लोगों को, चाहे वो परिवार हो चाहे और लोग हो, उनको सुरक्षित रख पाएंगे। तो ये अगर इतना ही हम रोज कर लें, बस 2 चीजें, मास्क लगा लें और वैक्सीन लगवा लें, बस इतना अगर आप रोज करके चलते हैं अपने साथ, तो आप डेफिनेटली सुरक्षित रहेंगे और आने वाली जिंदगी भी आपकी खुशहाल बीतेगी। बिल्कुल, और ज़रूरत भी अभी इसी बात की है कि हम शायद उन सावधानियों को भी पूरी तरह रखें और लगातार कोविड को लेकर के अपडेट रहें कि किसी तरह की भ्रम या भ्रांति हमारे मन में ना रहे। इसी के साथ बहुत शुक्रिया डॉक्टर ए के गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। डॉक्टर दीप्तांशु, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने में। और दर्शकों, आप सबके लिए एक बार फिर से वही संदेश कि कोविड को लेकर के सचेत रहने की ज़रूरत अब भी है, क्योंकि जिस तरह थर्ड लहर की बात, जिस तरह कोविड के और वेरिएंट्स आते हैं, उन सब की बातें जब तक सामने आ रही हैं और जब तक हमारी पूरी आबादी वैक्सीनेट नहीं हो जाती, तब तक सारे नियम कानून का पालन ज़रूर करें। चर्चा से मुझे इजाज़त दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।